नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षद द्विवेदी। एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। व्हाट इफ अ पाकिस्तानी सिविलियन क्रॉसेस आवर बॉर्डर्स। अगर एक पाकिस्तानी सिविलियन गलती से बॉर्डर क्रॉस करके हमारी तरफ आ गया तो उस केस में क्या होगा। सबसे पहली बात तो इस चीज़ को समझना ये ज़रूरी है कि ये पर्टिकुलर इवेंट न्यूज़ में क्यों है। देखिए, एक रिपोर्ट निकल के आई है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, जिसमें यह बोला गया है कि सिंस नवंबर 2020 4 पाकिस्तानी नेशनल्स जिनको हाउस करके रखा गया था एज डिटेनी इन ज्वाइंट इंटरोगेशन सेंटर, जो कि भुज में है इन द कच्छ प्रोविंस ऑफ गुजरात, ये लोग मर चुके हैं। 4 ऐसे लोग मर चुके हैं सिंस नवंबर 2020। इनकी मौत का कारण मेंटल इलनेस बताया गया है और रेस्पिरेटरी फेलियर बताया गया है। 4 नवंबर को रियाज फैज बख्श की मृत्यु हुई। ठीक है ना। ये कांतियार विलेज के थे, मुजफ्फरगढ़, जो कि पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस में है। इनको जी के गन्नर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था भुज में, क्योंकि इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। नवंबर 19 2020 को आशिक अली सादिक अली, ये 45 साल के थे, पाकिस्तानी नेशनल थे। ये कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। इनकी मृत्यु हो गई 19 नवंबर को। 2 और मैन, सैयद अब्दुल रहीम जो कि 32 साल के थे, 1 दिसंबर 2020 को मरे। और अरब अलियास अरबास मिश्रीभद जाट, ये 60 साल के थे, 11 जनवरी 2021 को इनकी मृत्यु हुई। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तानी नेशनल्स थे। दे वर हाउस्ड इन ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेंटर इन भुज कच्छ, और इनकी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पाकिस्तानी सिविलियंस अगर बाई मिस्टेक हमारी साइड पे आ जाते हैं तो क्या होगा। देखिए, जो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं जबरदस्ती इंडिया में टेररिज्म फैलाने के लिए, वो हमारी साइड आएंगे तो उनका क्या होगा वो हम सबको पता है। हमारी आर्मी मिलिट्री उनको उड़ा देगी। लेकिन अगर सच में कोई गलती से इंसान गलती से इस तरफ आ जाता है तो उस केस में क्या होगा। यहाँ इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देखते हैं। बॉर्डर क्रॉसिंग्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट। ज्वाइंट इंटरोगेशन सेंटर का क्या कंसेप्ट है, क्या होगा अगर एक पाकिस्तानी सिविलियन गलती से आ जाता है। उसके ऊपर वो पाकिस्तानी सिविलियन जो कि गलती से इंडिया के अंदर घुस आता है, उसके ऊपर कौन कौन से एक्ट लागू होते हैं। अगर एक ऐसे किसी पर्सन की डिटेंशन में मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। और इंडियन सिविलियंस जो कि पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं, खासकर इंडियन फिशरमैन जो कि कराची के सी के आसपास पाकिस्तान की नेवी उनको पकड़ लेती है। वो निकले तो गुजरात से होते हैं फिश पकड़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के वाटर्स में फंस जाते हैं और पाकिस्तान की नेवी उनको पकड़ के ले जाती है। तो उनका क्या होता है अगर वो पकड़े जाते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे खंगालेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, इस वीडियो को अब तक अगर आपने शेयर नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए। मेरे चैनल को भी शेयर कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया हो। अपने दोस्तों के साथ इन चैनल को शेयर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपको लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस, साथ साथ पूरा यूपीएससी का और आपके एनसीईआरटी या सिलेबस में कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट्स से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के कुछ बेसिक फैक्ट्स की बात की जाए। इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या सेपरेट करता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर फ्रॉम पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। कश्मीर की बात की जाए, जहां पर कश्मीर भी आ गया है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और एक आ गया यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। वहां पे दो हैं, एक है लाइन ऑफ कंट्रोल, एक है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि लद्दाख में और चाइना के बीच में फर्क करता है। हमारा जो अक्साई चिन्ह था, अनफॉर्चुनेटली भी चाइना कंट्रोल के अंदर है। तो अक्साई चिन्ह और लद्दाख के बीच में जो लाइन है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अक्साई चिन्ह पे पूरा पूरा चाइना का कब्जा है। और वहीं पे पाकिस्तान साइड, यानी कि हमारा जो कश्मीर है जिसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फरपुर, उसके बीच में और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच में, इंडिया का जो कश्मीर है जो अभी इंडिया कंट्रोल के अंदर है, उसके बीच में जो लाइन, उसको आप क्या बोलोगे, लाइन ऑफ कंट्रोल। फिर भाई, इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में और सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में जो बाउंड्री बनाता है वो क्या है, वो है सर क्रीक इन रन ऑफ कच्छ। ठीक है भाई, ये जो पूरी बाउंड्री तय की गई थी, ये तय की गई थी बाय रैडक्लिफ, बाय डैनियल रैडक्लिफ। इसको रैडक्लिफ लाइन कहा जाता है। 1947 में इसको बनाया गया था, मतलब इसको डीमार्केट किया गया था। अंग्रेजी जो आप कह सकते हैं मैप बनाने वाले इंसान थे, डैनियल रैडक्लिफ, इनके द्वारा। टोटल जो बॉर्डर लेंथ है इंडिया पाकिस्तान की वो है 3323 किलोमीटर्स, और ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉर्डर्स है। अगर आप इसको स्पेस से रात में देखें तो ऐसा लगेगा कि एक लाइट की लाइन से चलती चली जा रही है। इंडिया ने 1,50,000 फ्लड लाइट्स बना रखी हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, जो कि 50,000 पोल्स पे माउंट की गई हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये फोटो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ली गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लाइन निकल के जा रही है ना, ये जहां पे मैं कर्सर घुमा रहा हूं, ये बेसिकली बॉर्डर है। और ये बॉर्डर ऐसा लंबा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इंडिया ने 1.5 लाख फ्लड लाइट्स लगा रखी। और यहाँ पे जो ब्राइट में आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज पोर्ट सिटी ऑफ कराची। ठीक है भाई, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, इमेज थी तो जोड़ दी यहाँ पे।
अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बॉर्डर क्रॉसिंग्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बॉर्डर क्रॉसिंग्स को इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी बोलते हैं। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे इमिग्रेशन की फैसिलिटीज भी होती है और कस्टम्स फैसिलिटीज भी होती है। इमिग्रेशन कस्टम फैसिलिटी मतलब ये कि मान लीजिए सामान इंडिया से पाकिस्तान में एक्सपोर्ट होता है या पाकिस्तान से इंडिया में इंपोर्ट होता है, तो उसके ऊपर जो भी इंपोर्ट ड्यूटी लगनी है, एक्सपोर्ट होना है तो उसके लिए शिपिंग बिल फाइल होना है, इंपोर्ट होना है तो उसके लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल होनी है। तो ये कस्टम्स की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं अटारी और वाघा बॉर्डर पे। इमिग्रेशन की फैसिलिटी, तो मान लीजिए किसी के पास पाकिस्तान का वैलिड वीजा है और वो इंडिया से पाकिस्तान जाना चाहता है, तो एक ऑप्शन ये है कि फ्लाइट पकड़ के चला जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सीधे इस अटारी और वाघा बॉर्डर के इमिग्रेशन को पास करके चला जा सकता है। अब के लिए तो देखिए इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए हैं रिसेंटली, पिछले 1-1.5 साल में तो कुछ ज़्यादा ही खराब हो गए। उससे पहले लोग अक्सर कर जाया करते थे, घूमने के लिए भी कुछ लोग जाया करते थे। ये जो अटारी वाघा बॉर्डर है ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे एक वाघा अटारी बॉर्डर सेरेमनी है। अगर आप कभी भी अमृतसर घूमने जाओगे तो वन ऑफ द मोस्ट मेजर अट्रैक्शन क्या होता है कि अमृतसर से 32 किलोमीटर दूर, 32 किलोमीटर दूर अटारी वाघा बॉर्डर सेरेमनी हर शाम को होती है, जहाँ पे दोनों तरफ के जवान अपनी मार्च करते हुए जाते हैं, सैल्यूट मारते हैं, तो बड़ा अच्छा सा लगता है, दोनों तरफ के लोग चिल्लाते हैं, आपने देखा ही होगा टीवी में। और ये जो अटारी वाघा बॉर्डर है लाहौर से 24 किलोमीटर दूर है। फिर एक और बॉर्डर क्रॉसिंग है मुनाबाव नाम की। ये मुनाबाव नाम का शहर जो है, विलेज जो है, ये गांव है एक्चुअली में, ये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में पड़ता है। और ये फेमस है एक ऐसे रेलवे स्टेशन के लिए जिसके थ्रू थार एक्सप्रेस निकलती थी। ये थार एक्सप्रेस इंडिया को पाकिस्तान से कनेक्ट करती थी। अनफॉर्चुनेटली इस क्रॉसिंग को 1965 के बाद, 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद बंद करके रखा गया। कुछ और क्रॉसिंग से इंडिया की साइड है गंदा सिंह वाला बॉर्डर, और वही पाकिस्तान की साइड चली जाए, नहीं, ये पाकिस्तान की साइड है गंदा सिंह वाला बॉर्डर, कसूर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान साइड, और इंडियन साइड क्या है, हुसैनी वाला बॉर्डर। फिर पाकिस्तान की साइड जो बॉर्डर है उसका नाम है सुलेमांकी, ये दूसरा है, और इंडिया की साइड उसी का नाम क्या है, फजली का। जो लौंगे वाला है उसको बंद कर दिया गया है। लौंगे वाला नाम सुना हुआ लग रहा होगा आपको, अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी है सनी देओल वाली, तो वहां पे बैटल ऑफ लौंगे वाला भी दिखाया गया। एक बहुत जबरदस्त बैटल हुआ था, बैटल ऑफ लौंगे वाला, जाके बॉर्डर पिक्चर देख लीजिए, और चाहिए तो जाके आप इसके बारे में विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं टॉपिक से ऑफ बीट ना हो जाऊं, इसलिए तो मैं आपको बैटल ऑफ लौंगे वाला समझाता अच्छे से। आगे बात करते हैं, ये जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर क्या चीज़ है। देखिए ये जो भुज गुजरात का जो जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर, ये 100 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। 12 डॉर्मेट्रीज हैं इसमें और एक कमरा है जॉइंट इंटरोगेशन के लिए। अभी के लिए इस जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर की जो कैपेसिटी है वो 50 लोगों की है, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन सेंटर में 124 लोगों को भर के रखा गया है, क्योंकि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे पास कमी है। वो लोग जो कच्छ के इलाके में इलीगली घुस जाते हैं पाकिस्तान की साइड से, उनको हमारी जो सेंट्रल और स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी होती है वो पकड़ लेती हैं। हमारी आर्म फोर्सेस भी इस इलाके में बहुत एक्टिव है। तो वो लोग जो इलीगली भाई फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड इंडिया के कच्छ में घुस जाएंगे गलती से, ठीक है ना, उनको भाई पकड़ लिया जाएगा और फिर उनकी क्वेश्चनिंग की जाएगी, ठीक है ना भाई। मल्टीपल एजेंसी जहां पे क्वेश्चनिंग करेंगी, राज्य की इंटेलिजेंस एजेंसी भी क्वेश्चनिंग करेगी, सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसी भी क्वेश्चनिंग करेगी, आर्म्ड फोर्सेस मिलिट्री भी करेगी। तो भाई क्वेश्चनिंग होगी तो कोई तो एक ऐसा सेंटर होना चाहिए जहां पे उनको प्लेस किया जा सके, जहां पे क्वेश्चनिंग की जा सके। ये सेंटर होता है जेआईसी, ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेंटर। नाम से समझ लीजिए, ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेंटर एक ऐसा सेंटर जहां पे सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आके आपसे क्वेश्चन कर सकती हैं, ठीक है भाई। अभी के लिए देखा जाए तो जेआईसी में कहा जा रहा है 20 पीपल को जो कि पाकिस्तानी नेशनल हैं पकड़ के रखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे जेआईसी जो भुज वाला है, यहाँ पे जो मैरीटाइम बॉर्डर पे पकड़े जाते हैं कच्छ पोस्ट के पास, या फिर जो डिजर्ट को क्रॉस करके कच्छ के अंदर घुस जाते हैं उनको भी पकड़ लिया जाता है, ठीक है भाई। अब मान लीजिए एक पाकिस्तानी सिविलियन बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया की तरफ घुस गया, तो उसके ऊपर कौन से नियम कानून लागू होंगे। अगर एक पाकिस्तानी सिविलियन इंडिया में घुसा बिना वैलिड वीजा के, बिना ट्रेवलिंग डॉक्यूमेंट्स के, उसके ऊपर लगाया जाएगा इंडियन पासपोर्ट एक्ट, पासपोर्ट रूल्स, फॉरेनर्स एक्ट। मोस्ट प्रॉब्ली से पकड़ेगा कौन, बीएसएफ, चूंकि बीएसएफ इस बाउंड्री पर तैनात है, और बाद में इंटेरोगेशन के बाद उनको पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, ठीक है ना भाई। बहुत सारे लोगों को ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेंटर में भी डिटेन करके रखा जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए होता यह है, मान लीजिए कोई ऐसा आदमी पकड़ा गया जो कि मेंटली साउंड नहीं है, जो दिमाग से पागल है, तो दिमाग से पागल आदमी के अगेंस्ट आप कोर्ट में केस नहीं चला सकते, तो उसके खिलाफ कोई ऑफेंस रजिस्टर नहीं हो सकता। अगर उसके खिलाफ कोई ऑफेंस रजिस्टर नहीं हो सकता तो उसको आप जेआईसी में डिटेन करके रखोगे। फिर वो पाकिस्तानी नेशनल जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, उन्होंने इंडिया में अपने क्रिमिनल केसेस की सजा पूरी कर ली, लेकिन सजा पूरी करने के बाद उनको पाकिस्तान वापस भेजने का जो रिपैट्रिएशन प्रोसीजर है वो अभी चालू है। तो जब तक वो रिपैट्रिएशन प्रोसीजर चालू है तब तक उनको जेआईसी में रखा जाएगा, ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेंटर में रखा जाएगा, ठीक है ना भाई। और
देखिए, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे गलती से इंडिया वाले का पाकिस्तान की तरफ चले जाना और पाकिस्तान वाले का इंडिया की तरफ चले आना, ये बहुत आम बात है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना गुजरात में, इट इज मार्क्ड बाय बॉर्डर पिलर्स। और ये जो बॉर्डर पिलर्स है ना, ये रेत में है और रेत में काफी दूर दूर है, पास पास नहीं है। तो एक यहाँ पे होगा तो एक 100 मीटर आगे होगा। तो एक इंडिविजुअल के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ गए ना बात को? तो अगर एक इंडिविजुअल बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं है और रास्ता खो गया, तो वो गलती से हो सकता है बॉर्डर भी क्रॉस कर जाए। इस तरीके के पिलर्स होते हैं और कभी कभी ये पिलर बहुत दूर दूर तक सेपरेटेड होते हैं, तो पता ही नहीं चल पाता कि आप बॉर्डर क्रॉस कर गए। ज्यादातर जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं वो इस बॉर्डर पे अपने रास्ता खो के वजह से फंस जाते हैं। बहुत सारे केसेस में एक ही आदमी रास्ता खोता है। एक बार ऐसा हुआ था 2015 में, जब रापड़ के पास पूरी की पूरी 9 लोगों की फैमिली अपना रास्ता भूल गई और इंडिया की तरफ घुस आई। ठीक है। उसके बाद ऐसा भी कई बार होता है कि जो डिटेन्ड पाकिस्तानीज हैं, इनकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब होती। जब इनकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, अपने बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं दे पाते हैं। जब ये अपने बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं दे पाते हैं तो इनका कोई वेरिफिकेशन ही नहीं हो पाता है। जब वेरिफिकेशन ही नहीं हो पाता है तो इनका रिपैट्रिएशन ही नहीं हो पाता है, तो और प्रॉब्लम। पासपोर्ट एक्ट की अगर बात की जाए तो पासपोर्ट एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के एक्ट है। ऑब्वियस सी बात है, इस लेवल के एक्ट्स, पासपोर्ट से रिलेटेड जो नियम कानून है वो तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही बना सकता है। तो भाई, देश के लोगों के पासपोर्ट को किस प्रकार से इशू किया जाएगा, ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स को किस प्रकार से इशू किया जाएगा, ये पासपोर्ट एक्ट के तहत ही लागू किया जाता है। और इंडिया में जो लोग रह रहे हैं और जिनके पास इंडिया का पासपोर्ट है, उसके ऊपर तो पासपोर्ट एक्ट लागू ही है। साथ साथ इंडिया के बाहर जो लोग रह रहे हैं लेकिन इंडिया का पासपोर्ट उनके पास है, तो उनके ऊपर भी एक्ट लागू है। क्योंकि अगर इंडिया का पासपोर्ट है तो मतलब कहीं ना कहीं वो इंडियन सिटीजन है। ठीक है ना भाई? उसके बाद एक है भाई फॉरेनर्स रिपोर्ट टू द पुलिस ऑर्डर 2001। फॉरेनर्स रिपोर्ट टू द पुलिस ऑर्डर 2001, जिसको फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंदर बनाया गया। इसमें सिंपल रीजन है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन जो कि फॉरेनर है और वो इंडिया में घुस गया विदाउट एनी वैलिड डॉक्यूमेंट्स, विदाउट एनी वीजा, वो इंडिया में घुस गया। ठीक है ना भाई? और इंडिया में मान लीजिए उसको वीजा लेके भी घुसा और मान लीजिए उसका वीजा एक्सपायर हो गया, उसने अपना वीजा एक्सटेंड नहीं कराया या वीजा एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई, तो टेक्निकली उसको इंडिया छोड़ देना चाहिए। और मान लीजिए वो इंडिया में घुस रहा है बिना वीजा के। ऐसे केसेस में जहां पे भी वो रह रहा है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसे फॉरेनर के प्रेजेंस की जो रिपोर्ट है वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करें। समझ गए? तो एक ऐसा पर्सन जो विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स इंडिया में रह रहा है, अगर उसके बारे में किसी को भी पता चलता है, किसी ऑर्डिनरी सिटीजन को, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को, तो उसको पुलिस को उसके बारे में बताना ही है 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है ना भाई? और फॉरेनर्स एक्ट इंडियन गवर्नमेंट को ताकत भी देता है कि भाई एक पर्सन को डिटेन किया जा सकता है, एक फॉरेनर को डिटेन किया जा सकता है, जब तक उसको उसके कंट्री ऑफ ओरिजिन में वापस ना भेजा जाए। अब अगर आपकी मृत्यु हो जाती है डिटेंशन के अंदर, अपने मेन चीज पे आते हैं। जैसा कि यहां हमने देखा कि सिंस नवंबर 2020 4 पाकिस्तानी नेशनल्स की इंडिया में मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे केसेस में जैसे भुज में मृत्यु हुई, तो भुज का जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है वो बॉडी को इंस्पेक्ट करेगा, पंचनामा इशू करेगा, बॉडी को भेजा जाएगा जीजी जनरल हॉस्पिटल जामनगर। अभी भुज में भी हॉस्पिटल है जिसको आप बोलते हो जीके जनरल हॉस्पिटल। तो आप बोलोगे यार बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए तो आप जीके जनरल हॉस्पिटल भी भेज सकते हो, लेकिन वहां इसलिए नहीं भेजा जाता है क्योंकि जब भी कोई लीगल केस होता है, वो पाकिस्तानी नेशनल है, अगर वो पाकिस्तानी नेशनल है और उसकी जान गई है, तो ऐसे केसेस में जो इंस्पेक्शन होगा वो सरकारी हॉस्पिटल में होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होगा। इसलिए यहां पे बॉडीज को कहां भेजा गया? जीजी जनरल हॉस्पिटल भेजा गया जामनगर, और जामनगर दूर है तो जामनगर आने जाने में समय लगा। उसके बाद भाई सैंपल्स सेंड किए जाएंगे फॉरेंसिक टेस्ट के लिए, उसमें समय लगेगा। एक बार जब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी तो जो कच्छ का सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वो जो राज्य सरकार है, गुजरात का होम डिपार्टमेंट है, उसको लेटर लिखेगा कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। और स्टेट होम डिपार्टमेंट इन इट्स टर्न यूनियन होम मिनिस्ट्री को लिखेगा। यूनियन होम मिनिस्ट्री को जब ये पता चलेगा तो यूनियन होम मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बताएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को पता चलेगा तो वो पाकिस्तानी एम्बेसडर को बताएगा। पाकिस्तानी एम्बेसडर को पता चलेगा तो वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बताएगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता चलेगा तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट देखेगी कि भाई सच में ये आदमी क्या हमारा था, क्या ये पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तान में अपनी पुलिस को बोलेगी कि भाई जाओ देख के आओ उसके घर में, क्या सच में ये वही आदमी है। और बाद में अगर ये बात पक्की हो जाती है कि हाँ भाई ये पाकिस्तान का पर्सन था जो कि गलती से बॉर्डर भटक के इंडिया की तरफ चला गया, तो ऐसे केसेस में जो पाकिस्तानी एम्बेसडर है वो इंडियन अथॉरिटीज को हाँ बोलेगा कि ठीक है भाई हम बॉडी वापस लेना चाहते हैं। अभी के लिए पाकिस्तान की कोई डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं, तो जो अटारा वागी बॉर्डर है ना, वहां पे बॉडी को इंडियन वाले पाकिस्तान की अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल पाकिस्तान के ही जो लोग हैं वो गलती से इंडिया की तरफ भटक जाते हैं। इंडिया के भी हंड्रेड्स ऑफ फिशरमैन पाकिस्तान की नेवी के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, उनके टेरिटोरियल वाटर में फंस जाते हैं, पाकिस्तान की नेवी उनको पकड़ ले जाती है
और जो लांडी जेल है कराची की बात, वहाँ पे उनको पकड़ के रखा जाता है। अभी वहाँ पे अगर कोई फिशरमैन इंडिया का अनफॉर्चुनेटली अगर उसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसकी बॉडी को एक मॉर्ग में शिफ्ट किया जाता है, जिसको एडी फाउंडेशन चलाता है। एडी फाउंडेशन एक एनजीओ है पाकिस्तान का। ये एडी फाउंडेशन उस विक्टिम के बिहाफ पे इंडिया में उसके रिप्रेजेंटेटिव से बात करता है, दोनों तरफ का जो ऑफिशियल प्रोसीजर है वो होता है, और बाद में अगर दोनों तरफ से हामी भर दी जाती है तो ये बॉडीज प्रिजनर्स की वापस भेज दी जाती है इंडिया में। तो ये तरीका है कि अगर इंडियन सिविलियंस पाकिस्तान की तरफ गलती से फंस जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, या फिर पाकिस्तानियों के साथ इंडिया में ऐसा हो जाए, तो किस तरीके से बॉडीज़ को वापस भेजा जाएगा और किस तरीके से लीगल डीलिंग्स होंगी। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वैसे तो सीधे सीधे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो तो आपकी नॉलेज के पर्सपेक्टिव से ये भी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय। लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को एंड कमेंट भी कर दीजिएगा।